जय हिंद। जीएस स्टडी ए सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 181 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। ऐसे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM। यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या दिया है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, आप खुद को जैसा मानोगे वैसा ही हो जाओगे। क्या दोस्तों, आप खुद को जैसा मानोगे वैसा ही हो जाओगे, चाहे मजबूत समझ लो या कमजोर। तो आप अपने आप को जैसा समझेंगे वैसा हो जाएंगे। तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, अपने आप को मजबूत ही समझना है। तो आपके अंदर काबिलियत है कि चाहे आप अपने आप को मजबूत समझ लो या कमजोर। तो हम लोग को कमजोर क्यों समझना है भाई, हम लोग को तो मजबूत ही समझना है। तो चलिए, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर एक हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर एक को। क्वेश्चन नंबर एक ना, क्वेश्चन नंबर एक पढ़िए क्या दिया है कि निम्न कारकों में से एक अच्छे वार्ड प्रबंधन के लिए आवश्यक कारकों में शामिल है। तो कौन शामिल है? ऑप्शन ए दिया है एक उपयुक्त कार्यात्मक वातावरण। ऑप्शन बी दिया है रिकॉर्ड्स एवं रिपोर्ट्स का उचित रखरखाव। ऑप्शन सी दिया है उत्तरदायित्वों का सही बंटवारा। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें कि हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक को बहन दोबारा से पढ़िए। निम्न कारकों में से एक अच्छे वार्ड प्रबंधन के लिए आवश्यक कारकों में शामिल है। तो कौन शामिल है भाई? तो पहले का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक उपयुक्त कार्यात्मक वातावरण होगा। जी बिल्कुल सही होगा। ये रिकॉर्ड्स एवं रिपोर्ट्स का उचित रखरखाव, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या दिया है? उत्तरदायित्वों का सही बंटवारा। तो उत्तरदायित्वों का सही बंटवारा भी सही होगा। जब तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है? उपरोक्त सभी। क्या दिया है? उपरोक्त सभी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर दो क्या पूछ रहा है कि मिर्गी के मरीज एवं उसके देखभाल कार्यकर्ताओं के को दिए जाने वाले मुख्य निर्देश निम्न प्रकार हैं। सिवाय। क्या दिया है? सिवाय। इस सिवाय शब्द को ध्यान दीजिएगा बहन। आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाएंगी, तो जब आप लोगों को मिल जाए क्वेश्चन में कि सिवाय शब्द एक मिल जाएगा ना, जब सिवाय शब्द मिल जाए, एक शब्द मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? नहीं। एक शब्द मिलेगा को छोड़कर। क्या मिलेगा? को छोड़कर ना, एक मिलेगा को छोड़कर। एक शब्द मिलेगा उपरोक्त सभी। क्या मिलेगा? उपरोक्त उपरोक्त सभी मिलेगा ना, उपरोक्त सभी ना। एक शब्द मिलेगा आप लोगों को गलत शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? गलत शब्द ना, गलत शब्द ना।
तो इस तरह से अगर आप लोगों को शब्द मिल जाते हैं एग्जाम हाल में तो समझिएगा उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, सिवाय शब्द दिया है, तो सिवाय शब्द जब दे दिया है तो समझिए कि इस क्वेश्चन को और इसके ऑप्शन को बहन ध्यान से पढ़ना है ना। तो ध्यान से चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पूछा क्या है कि मिर्गी के मरीज एवं उसके देखभाल कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मुख्य निर्देश निम्न प्रकार हैं सिवाय। तो किसके निम्न प्रकार हैं सिवाय भाई? ऑप्शन ए दिया है बाथ टब में शावर लें, ऑप्शन बी दिया है औषधि एवं दौरा चाट संधारित करें, ऑप्शन सी दिया है एल्कोहल धूम्रपान एवं हाइपोग्लाइसीमिया से बचें, ऑप्शन डी दिया है रोज दवा लें। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो दूसरे का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें औषधि एवं दौरा चाट संधारित करें, तो ये भी सही होगा। एल्कोहल धूम्रपान एवं हाइपोग्लाइसीमिया से बचें, ये भी सही हो जाएगा। रोज दवा लें, ये भी सही होगा। लेकिन जो ये दिया है बाथ टब में शावर लें, ये ही नहीं होगा। तो इसी को छोड़ करके सभी हो रहे हैं, लेकिन ये ही नहीं हो रहा है, बाथ टब में शावर लें। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए बहन। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, सुनते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के बहन आप लोगों को आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। मादा पेल्विस का सर्वाधिक डायमीटर होता है, तो सर्वाधिक डायमीटर क्या होता है? क्या एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ऑप्शन बी दिया ट्रांसवर्स डायमीटर, ऑप्शन सी दिया ऑब्लिक डायमीटर और ऑप्शन डी दिया सभी समान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तीसरे नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट कर दें कि तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए जल्दी से? ट्रांसवर डायमीटर। क्या होगा? ट्रांसवर डायमीटर। मादा पेल्विस का सर्वाधिक डायमीटर होता है, तो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। फाइब्रोइड गर्भ किस समूह में ज्यादा सामान्य है? फाइब्रोइड गर्भ किस समूह में ज्यादा सामान्य है? तो किस समूह में सबसे ज्यादा सामान्य है भाई? क्या नलीपरौस महिला में, ऑप्शन बी दिया पोस्ट मेनोपॉजल महिला में, ऑप्शन सी दिया मल्टीपैरेटी महिला में और ऑप्शन डी दिया 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिला में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई चौथे नंबर का? तो चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नलीपरौस महिला में। क्या हो जाएगा? नलीपरौस महिला में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ना। फाइब्रोइड गर्भ किस समूह में ज्यादा सामान्य है? तो नलीपरौस महिला में सबसे ज्यादा सामान्य है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। एक शिशु को प्रतिदिन कितनी विटामिन सी की खुराक मिलनी चाहिए? तो एक शिशु को प्रतिदिन कितनी विटामिन सी की खुराक मिलनी चाहिए? तो कितनी मिलनी चाहिए? कि 10 मिलीग्राम प्रतिदिन। ऑप्शन बी दिया है 50 मिलीग्राम प्रतिदिन। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ई कर दिया है, सी नहीं किया है, तो 30 मिलीग्राम प्रतिदिन। ऑप्शन डी दिया है 60 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक शिशु को प्रतिदिन कितनी विटामिन सी की खुराक मिलनी चाहिए? तो 30 मिलीग्राम प्रतिदिन उसको खुराक मिलनी चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। नर्स शब्द में यन का अर्थ है, तो नर्स शब्द में यन का अर्थ क्या है? क्या निवोल्टी है या नॉर्म्स है या नोमिनल है या नॉर्मल है? राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो नर्स शब्द में यन का जो अर्थ है वो क्या है? तो वह है नोबिलिटी है। क्या है? नोबिलिटी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछ रहा है कि एंजियोकार्डियोग्राफ का अर्थ क्या है? एंजियोकार्डियोग्राफ का अर्थ क्या है? क्या हृदय के कक्षों का अध्ययन करना, वक्ष भाग की बड़ी रुधिर वाहिनियों का अध्ययन, ऑप्शन सी दिया हृदय कक्षों तथा वक्ष भाग की बड़ी रुधिर वाहिनियों का अध्ययन, ऑप्शन डी दिया सभी रुधिर वाहिनियों का अध्ययन। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। एंजियोकार्डियोग्राफ का अर्थ क्या है? तो एंजियोकार्डियोग्राफ का अर्थ क्या है भाई?
तो हृदय के कक्षों तथा वक्ष भाग की बड़ी रुधिरवाहिनियों का अध्ययन है। राइट आंसर होगा यहाँ पे वन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दस्त त्वचा शोथ का दस्त त्वचा शोथ व अवसाद लक्षण है तो किसके हैं? पेलेग्रा के हैं, ग्लोसाइटिक के हैं, ग्लोसाइटिस के हैं, ऑप्शन सी दिया है क्वासियोरकर के हैं, या मैरेस्मस के हैं। तो किसके हैं भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो दस्त त्वचा शोथ व अवसाद लक्षण है तो किसके अवसाद लक्षण है भाई? तो 8वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेलेग्रा के हैं। किसके हैं? पेलेग्रा के। राइट आंसर होगा यहाँ पे बहन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। वर्निक एंसीफेलोपैथी किसकी कमी के कारण होती है? तो किसकी कमी के कारण होती है भाई? वर्निक एंसीफेलोपैथी किसकी कमी के कारण होती है? क्या विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन बी या विटामिन B3? तो किसकी कमी के कारण होती है भाई? वर्निक एंसीफेलोपैथी किसकी कमी के कारण होती है? सभी बहने कमेंट करें तो ये होती है विटामिन B1 की कमी के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से टीबी की प्रथम पंक्ति औषधि नहीं है। तो टीबी की प्रथम पंक्ति औषधि नहीं है, कौन सी नहीं है? आइसिनियाजिड नहीं है, या एथेम्बुटुला नहीं है, या साइक्लोसेरिन नहीं है, या रिफेमिपिसिन नहीं है। तो कौन सी नहीं है भाई? निम्नलिखित में से टीबी की प्रथम पंक्ति औषधि नहीं है। तो कौन सी प्रथम पंक्ति औषधि नहीं है भाई? तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा साइक्लोसेरिन ना, साइक्लोसेरिन हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। निम्न कारकों में से एक अच्छे वार्ड प्रबंधन के लिए आवश्यक कारकों में शामिल है। तो कौन शामिल है भाई? एक उपयुक्त कार्यात्मक वातावरण, ऑप्शन बी दिया रिकॉर्ड्स एवं रिपोर्ट का उचित रखरखाव, ऑप्शन सी दिया उत्तरदायित्वों का सही बंटवारा, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा 11 नंबर का? तो निम्न कारकों में से एक अच्छे वार्ड प्रबंधन के लिए आवश्यक कारकों में शामिल है। तो एक उपयुक्त कार्यात्मक वातावरण भी शामिल है, रिकॉर्ड्स एवं रिपोर्ट्स का उचित रखरखाव ये भी शामिल है, और ऑप्शन सी क्या दिया उत्तरदायित्वों का सही बंटवारा, तो ये भी शामिल है। जब तीनों ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। क्या दिया है? मिर्गी के मरीज एवं उसके देखभाल कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मुख्य निर्देश निम्न प्रकार हैं सिवाय। तो कौन से इसमें सही हो जाएगा भाई? बाथ टब में शावर लें, औषधि एवं दौरा चार्ट संधारित करें, एल्कोहल, धूम्रपान व हाइपोग्लाइसीमिया से बचें, ऑप्शन डी है रोज दवा लें। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट कर दें। मिर्गी के मरीज एवं उसके देखभाल कार्यकर्ताओं के लिए दिए जाने वाले निर्देश निम्न प्रकार हैं सिवाय। तो इस सिवाय शब्द को छोड़ करके कौन हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बाथ टब में शावर लें। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। क्या दिया है? मादा पेल्विस का सर्वाधिक डायमीटर होता है। मादा पेल्विस का सर्वाधिक डायमीटर होता है क्या? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर, या ऑब्लिक डायमीटर, या सभी समान है? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? मादा पेल्विस का सर्वाधिक डायमीटर होता है। तो मादा पेल्विस का जो सर्वाधिक डायमीटर होता है वो क्या होता है भाई? बताइए जल्दी से। तो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। भारत में बोरहोल लेटरिन की शुरुआत की गई थी। तो भारत में बोरहोल लेटरिन की शुरुआत कब की गई थी? क्या रोटरी फाउंडेशन द्वारा, या यूनिसेफ द्वारा, या मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा, या राफेल फाउंडेशन द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी भाई? तो भारत में बोरहोल ना लेटरिन की शुरुआत जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 1 से 3
वर्ष की आयु के दौरान फ्रायड की थ्योरी के अनुसार विकास अवस्था होगी। 1 से 3 वर्ष की आयु के दौरान फ्रायड की थ्योरी के अनुसार विकास अवस्था होगी। क्या एनल होगा, ओरल होगा, जेनाइटल होगा या फेलिक होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का? तो 15 नंबर का राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर ए होगा, एनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। यदि मरीज मूत्र त्याग नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में नर्स का प्राथमिक कार्य है, तो उस स्थिति में नर्सिंग का प्राथमिक कार्य क्या होगा नर्स का? बताइए। यदि मरीज मूत्र त्याग नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में नर्स का प्राथमिक कार्य है, तो उस स्थिति में नर्स का प्राथमिक कार्य क्या होगा? बताइए। क्या तुरंत डॉक्टर को बुलाए, मूत्राशय की गंदगी को पता लगाने के लिए मूत्राशय को प्लेटेट करे, ऑप्शन सी दिया है मरीज को यूरिनरी कैथेटर लगाए, ऑप्शन डी दिया है गंदगी को दूर करने के लिए ल्यूसन का प्रयोग करे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें, बताइए जल्दी से। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति। बताइए बीबा जी इसका राइट आंसर क्या होगा? रूपा विश्वकर्मा बता दें, प्रीति कुमारी, आरवी चौधरी जी बताएं, रेखा सिंह जी बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। मूत्राशय के गंदगी को पता लगाने के लिए मूत्राशय को पेट करे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़िए। क्या पूछा है बहन कि एबीजी एनालिसिस में रुधिर का नमूना कहाँ से लेना चाहिए? एबीजी एनालिसिस में रुधिर का नमूना कहाँ से लेना चाहिए? कहाँ से लेना चाहिए भाई? क्या धमनी से, सीरा से, कैपिलरी से या कहीं भी लिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? एबीजी एनालिसिस में रुधिर का नमूना कहाँ से लेना चाहिए भाई? तो कहाँ से लेना चाहिए? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो ये धमनी से लेना चाहिए, राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वाशियोरकर भोजन में आयरन या कैलोरी, प्रोटीन या आवासीय अम्ल, तो क्या होता है भाई? क्वाशियोरकर भोजन में, तो क्वाशियोरकर भोजन में क्या होता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये होता है प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। रेनिन का स्रावण होता है, तो रेनिन का स्रावण किससे होता है भाई? बताइए। रेनिन का स्रावण होता है, तो रेनिन का स्रावण किससे होता है? क्या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन से या पोडोसाइट से या नेफ्रिडिया से या अमाशय से? तो रेनिन का स्रावण होता है, तो रेनिन का स्रावण कहाँ से होता है भाई? तो रेनिन का स्रावण होता है अमाशय से, राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। क्या पूछा है कि चावल के पानी जैसे दस्त लक्षण है, तो किसके लक्षण है? क्या कलेरा के हैं, टाइफाइड के हैं, पेचिस के हैं या पगड्राही आंत रोग के हैं? तो किसके हैं भाई? चावल के पानी जैसे दस्त लक्षण है, तो चावल के पानी जैसे दस्त किसके लक्षण है? तो ये हैं कलेरा के। किसके? कलेरा के हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए। एक अच्छे प्रशासन में कार्यों का विभाजन आवश्यक है क्योंकि यह कर्मचारियों को जॉब संतुष्टि प्रदान करता है। एक प्रशासन संगठन की सारी गतिविधियों को अकेले नहीं कर सकता है। कर्मचारी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। उपरोक्त सभी, राइट आंसर क्या होगा? 21 नंबर का सभी बहने कमेंट करें भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। एक अच्छे प्रशासन में कार्यों का विभाजन आवश्यक है क्योंकि यह कर्मचारियों को जॉब संतुष्टि प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। एक प्रशासक संगठन की सारी गतिविधियों का अकेला नहीं कर सकता, तो ये भी सही है। कर्मचारी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते, बिल्कुल सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन
क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। न्यूरोलेप्टिक ड्रग को इस नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूरोलेप्टिक ड्रग को किस नाम से जाना जाता है भाई? क्या एंटी साइकोटिक के नाम से जाना जाता है, कृत्रिम निद्रावस्था के नाम से जाना जाता है, या अवसाद रोधी के नाम से जाना जाता है, या ज्वर नाशक के रूप में जाना जाता है? तो किसके नाम से भी जाना जाता है भाई? न्यूरोलेप्टिक ड्रग जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो 22 नंबर का राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एंटी साइकोटिक के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मानव पेल्विस में झुकाव का कोण तो कितना होता है भाई? क्या 55 अंश होता है, 45, 90 या 75? तो मानव पेल्विस में झुकाव कोण होता है तो कितना होता है? क्या 55 कोण का होता है, 45, 90 या 75? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 अंश कोण का होता है ना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए, क्या पूछा है कि संक्रमित पट्टियों के लिए बायोमेडिकल वेस्ट ना, रुक जाइए थोड़ा सा। संक्रमित पट्टियों के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बैग का रंग है तो कैसा है? पीला बैग है, लाल बैग है, हरा बैग है, या काला बैग है? तो कैसा बैग है भाई? संक्रमित पट्टियों के लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बैग का रंग है तो कैसा रंग होता है भाई? तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पीला बैग होता है ना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से माता के दूध में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है तो कौन सा है भाई? IgA है, या IgD है, या IgE है, या IgM है? तो निम्न में से माता के दूध में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन जो है वो कौन सा होगा? तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IgA होगा। क्या होगा? IgA होगा। ठीक, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। हॉस्पिटल में दो पलंग के मध्य कितनी आदर्श दूरी होनी चाहिए? तो क्या 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट या 10 फीट? तो हॉस्पिटल में दो पलंग के मध्य कितनी आदर्श दूरी होनी चाहिए भाई? तो कितनी आदर्श दूरी होनी चाहिए? तो 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो हॉस्पिटल में दो पलंग के मध्य आदर्श दूरी कितनी होनी चाहिए ना, कितनी आदर्श दूरी होनी चाहिए? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 फीट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 6 फीट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। माध्यमिक पित्त एसिड है, क्या टैरोकोलेट का है, लिथोकोलिक एसिड है, या कोलिक एसिड, या कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड? राइट आंसर क्या होगा? माध्यमिक पित्त एसिड है तो माध्यमिक पित्त एसिड कौन सा होगा भाई इसमें? तो होगा लिथोकोलिक एसिड होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर टी का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है? क्या दर्द, परफोरेंस, या उच्च मासिक रक्तस्राव, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें, बताइए निम्न में से कौन सा कॉपर टी का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है? तो कॉपर टी का सबसे समान साइड इफेक्ट क्या होगा? कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा बताइए? कॉपर टी का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा भाई? तो कॉपर टी का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो होगा वह होगा उच्च मासिक रक्तस्राव होगा। क्या होगा बताइए? उच्च मासिक रक्तस्राव होगा, बिल्कुल होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक बच्चा किस उम्र में चलना दौड़ना प्रारंभ कर देता है? तो किस उम्र में चलना दौड़ना प्रारंभ करता है भाई? 9 महीने में, 15 महीने में, 12 महीने में, या 18 महीने में? तो एक बच्चा जो है चलना और दौड़ना प्रारंभ कर देता है तो किस महीने में चलना दौड़ना प्रारंभ करता है भाई? तो ये करता है 18 महीने में। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा दिया है, निम्न में से किसके आधार पर अस्पतालों को वर्गीकृत किया जाता है? तो किसके आधार पर अस्पतालों को वर्गीकृत किया जाता है भाई? क्या पलंग क्षमता के आधार पर, नियंत्रण आधार पर, या चिकित्सकीय सुविधा के आधार पर, या ये सभी? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किसके आधार पर अस्पतालों को वर्गीकृत किया जाता है? तो किसके आधार पर अस्पतालों को वर्गीकृत किया जाता है? तो यह किया जाता है पलंग
की क्षमता के आधार पर भी किया जाता है, नियंत्रण के आधार पर किया जाता है, चिकित्सीय सुविधा के आधार पर किया जाता है। तो जब ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? डी सही होगा। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़िए। डीपीटी का टीका कौन कौन सी बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है? डीपीटी का टीका कौन कौन सी बीमारियों को रोकने के लिए लगाया जाता है? तो कौन कौन सी बीमारियों को रोकने के लिए लगाया जाता है भाई? क्या डायरिया, प्लेग एवं टिटेनस, डिप्थीरिया, फिमोसिस एवं ट्रैकोमा। ऑप्शन सी दिया डिप्थीरिया, परसिस एवं टिटेनस। ऑप्शन डी दिया डिप्थीरिया, प्लेग एवं टिटेनस। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डिप्थीरिया, परसिस एवं टिटेनस के लिए लगाया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन डी की कमी के दौरान कौन सी स्थिति होती है? विटामिन डी की कमी के दौरान कौन सी स्थिति होती है? तो कौन सी स्थिति होती है? क्या हाइपर कैलेसीमिया या हाइपोकैलेसीमिया, कैलेसीमिया या हाइपर कैलेमिया। ऑप्शन डी दिया हाइपोकैलेमिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो विटामिन डी की कमी के कारण कौन सी स्थिति होती है? तो कौन सी स्थिति होती है भाई? 32 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो जो स्थिति होती है हाइपोकैलेसीमिया की स्थिति हो जाती है। किसकी? हाइपोकैलेसीमिया की। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए। टीकाकरण की खोज किसने की थी? टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? रॉबर्ट क्रिक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, क्या लिनियस ने की थी? तो किसने की थी? टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो टीकाकरण की खोज करने वाले कौन थे भाई? तो 33 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर थे। कौन थे? एडवर्ड जेनर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मूत्र जिसमें HCG उपस्थित होता है महत्वपूर्ण लक्षण है, तो उसके महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? क्या मेनिंजाइटिस का, या एक्यूट रीनल फेलोर का, या गर्भावस्था का, या एड्स का? तो मूत्र जिसमें HCG उपस्थित होता है उसके महत्वपूर्ण लक्षण क्या हो सकते हैं? तो उसके महत्वपूर्ण लक्षण होंगे जो होगा गर्भावस्था। क्या हो जाएगा? गर्भावस्था का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बच्चों में खसरा किसके द्वारा फैलता है? बताइए तो बच्चों में खसरा किसके द्वारा फैलता है भाई? क्या ड्रॉपलेट के संक्रमण द्वारा फैलता है, या प्लेसेंटा द्वारा फैलता है, या यौन संपर्क द्वारा, या रुधिर आदान द्वारा? तो बच्चों में खसरा किसके द्वारा फैलता है ना? तो बच्चों में जो खसरा फैलता है वो फैलता है किसके? ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा फैलता है, यानी कि बूंदों के माध्यम से फैलता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वन ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हाइपोग्लाइसीमिया किस स्थिति में नहीं पाया जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया किस स्थिति में नहीं पाया जाता है? तो किस स्थिति में नहीं पाया जाता है इसको बताना, इसको ध्यान दीजिएगा। नहीं पाया जाता है। क्या थायराइड ग्रंथि का अल्पस्रावन, या एडिसन रोग, या डायबिटीज मेलिटिस, इंसुलिन का अधिक मात्रा में प्रवेश? राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए आप लोग। हाइपोग्लाइसीमिया किस स्थिति में नहीं पाया जाता है भाई? तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो किस स्थिति में नहीं पाया जाता है? तो एक पाया जाता है किस स्थिति में नहीं? तो डायबिटीज मेलिटिस की स्थिति में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्या दिया है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया कि मोती झाड़ा का रोगजनक है। मोती झाड़ा का रोगजनक है। क्या विषाणु है, या बैसिलस डिप्लोक्सा है, या ट्राइकोमोनास है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे भाई? मोती झाड़ा का रोगजनक है। तो मोती झाड़ा का रोगजनक कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर क्या होगा 37 नंबर का? तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? साल्मोनेला टाइफी होगा। पता है यहाँ पे क्या होगा? क्या विषाणु होगा? मोती झाड़ा का रोगजनक है। आप लोग तो ये क्वेश्चन किए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा 37 नंबर का? तो यहाँ तो साल्मोनेला टाइफी होगा। बताइए जल्दी से क्या होगा, कमेंट कीजिए। सभी क्वेश्चन को आप लोग कर करके भूल रही हैं, कमेंट कीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 38 देख करके कमेंट कीजिएगा, बिना देखे नहीं कहीं, हाँ सॉरी, आप लोग बिना देखे कमेंट कर रहे हैं, नहीं कि देख करके कमेंट करें। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बिना देखे इसको कमेंट करना है। मोती जरा का रोगजनक है, इसको बिना देखे कमेंट कीजिए। प्रसव के बाद 3 दिनों तक मां के स्तन से निकलने वाला दूध कहलाता है, तो क्या कहलाता है? मेरेकोनियम कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है, वीनिंग कहलाता है, या मिलेना कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? प्रसव के बाद 3 दिनों तक मां के स्तन से निकलने वाला दूध कहलाता है, तो क्या कहलाता है बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहनें कमेंट कर दें कि 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए तो बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा 38 नंबर का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोलेस्ट्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका आप लोग कमेंट की, इसका आप लोगों ने कमेंट किया कि मोती जरा का रोगजनक है, तो मोती जरा रोगजनक कौन सा है भाई? मोती जरा का रोगजनक कौन सा है? इसमें राइट आंसर होगा वन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ना, आप मिला लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। साल्मोनेला टाइफी इसको कहते हैं, ठीक ना? क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिला लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है। मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है, कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, या 200 दिन? तो कितना होता है भाई? मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितना होता है? तो मानव के लाल रुधिर कणों का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, अधिक बड़ा सीना बैरल छाती में देखा जाता है, तो क्या किस में देखा जाता है? क्यूस्कोलियोसिस में, या सूखा रोग में, या निमोनिया में, या पातसिफित में? राइट आंसर क्या होगा? अधिक बड़ा सीना बैरल छाती में देखा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई 40 नंबर का? तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो बात सिफिती में, किसमें? बात सिफिती में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सी शरीर प्रणाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में शामिल है? इनमें से कौन सी शरीर प्रणाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में शामिल है? क्या श्वसन तंत्र होगा, पाचन तंत्र, मूत्र प्रणाली, या प्रजनन प्रणाली? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट करें। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, श्वसन तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वसन तंत्र, ठीक ना? अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 को पढ़िए। वक्षवाहिनी में रिसाव के कारण फुफ्फुस स्थान में लसिका द्रव का संग्रह निम्न के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है? क्या फ्लोरोडेसिस के रूप में, या काइलोथोराक्स के रूप में, या लिम्फोथोराक्स के रूप में, या हीमोथोराक्स के रूप में? तो किसके रूप में जाना जाता है भाई? वक्षवाहिनी में रिसाव के कारण फुफ्फुस स्थान में लसिका द्रव का संग्रह निम्न के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है भाई? तो 42 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, का काइलोथोराक्स के रूप में। किसके? काइलोथोराक्स के रूप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? क्या कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, या निकिल? तो हीमोग्लोबिन में जो उपस्थित होता है वो क्या उपस्थित होता है भाई? तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। सभी बहनें अपना क्वेश्चन को काउंट करते चलेंगे कि आप लोगों का स्कोर कितना जा रहा है, ठीक ना? अपने स्कोर को आप लोग काउंट करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंब रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो कौन होगा भाई? क्या रक्त स्राव होगा, रक्त में होगा, हीमोफीलिया होगा, या अरक्ता होगा? राइट आंसर क्या होगा बताइए। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो कौन सा होगा इसमें? विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है, तो क्या होगा? हीमोफीलिया होगा। बताइए जल्दी से। 43 44 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हीमोफीलिया हो जाएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, जब उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं तो उससे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं बताइए? जब उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है बताइए? क्या प्राथमिक उच्च रक्तचाप या माध्यमिक उच्च रक्तचाप या पृथक सिस्टोलिक उच्च रक्तचाप या ये सभी? तो इसको क्या कहा जाता है भाई? 45 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो प्राथमिक उच्च रक्तचाप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक उच्च रक्तचाप हमारा राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, जीवन शैली जिसमें हृदय धमनी रोग विकसित होने का अधिक जोखिम है वह है, तो क्या है? क्या सक्रिय जीवन शैली है, आसानी जीवन शैली है, सक्रिय व्यायाम है या इनमें से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। जीवन शैली जिसमें हृदय धमनी रोग विकसित होने का अधिक जोखिम है वह है क्या? सक्रिय जीवन शैली है या आसानी जीवन शैली या सक्रिय व्यायाम या इनमें से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा 46 नंबर का? तो राइट आंसर हो जाएगा आसान आसीन जीवन शैली, सॉरी आसीन जीवन शैली होगा ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 47, अंतःशिरा से औषधि को देना आमतौर पर बच्चों के लिए उपयोगी जाता है, तो क्या होगा भाई? क्या 6 साल के नीचे गंभीर रूप से बीमार या 6 साल से अधिक और गंभीर रूप से बीमार, 6 साल से कम उम्र के या 6 साल से अधिक उम्र के? तो अंतःशिरा से औषधि को देना आमतौर पर बच्चों के लिए उपयोगी किया जाता है, तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा भाई? 47 नंबर का। तो 6 साल से नीचे गंभीर रूप से बीमार को हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार करती है? क्या आईजीए, आईजीजी या आईजीई आईजीएम? तो कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार करती है? तो जल्दी से आप लोग बताइए तो कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार करती है भाई? तो आईजीजी पार करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 49, गैस्ट्रिक ग्रंथियां किसकी भित्ति में मौजूद होती हैं? गैस्ट्रिक ग्रंथियां किसकी भित्ति में मौजूद होती हैं? क्या ग्रास नली, उदर में, छोटी आंत या बड़ी नाथ? तो गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो हैं किसकी भित्ति में मौजूद होती हैं बताइए जल्दी से। 49 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? रश्मि सोम जी बता दीजिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा बहन? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदर में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उदर में होगा। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। बहुत जल्द इस क्लास को खत्म करना है भाई। कल का हम लोगों ने बहुत पीछे हो गए थे, 1 घंटा 50 मिनट तकरीबन हम लोगों का लग गया ना। क्वेश्चन नंबर 50 को चलिए पढ़िए। क्या दिया है? टाइलिन मौजूद होते हैं तो किसमें? लार में या अग्नाशय में, आमाशय, रस में या पित्त में? तो टाइलिन कहाँ मौजूद होते हैं भाई? टाइलिन कहाँ मौजूद होते हैं? तो ये होते हैं लार में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 51, पित्त किसमें संश्लेषित होता है? पित्त किसमें संश्लेषित होता है? क्या गाल ब्लेडर में, जीगर में, पेट में या अग्नाशय में? तो पित्त किसमें संश्लेषित होता है बताइए जल्दी से। जो पित्त है वो किसमें संश्लेषित होता है? तो पित्त जो है जीगर में संश्लेषित होता है। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 52, जठर रस का निर्माण होता है क्या? यकृत यानी लीवर में, अग्नाशय में यानी पैनक्रियाज में, अमाशय में यानी स्टोमच में, आंत में यानी इंटेस्टाइन में? तो जठर रस का निर्माण होता है। तो जठर रस का निर्माण कहाँ होता है भाई? बताइए जल्दी से। जठर रस का निर्माण कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 53, भोजन रखने का आगार या थैला कहलाता है? भोजन रखने का आगार या थैला कहलाता है क्या? ईसोफेगस कहलाता है, उदर कहलाता है, छोटी आंत या बड़ी आंत? तो राइट आंसर क्या होगा? तो भोजन रखने का आगार या थैला कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो 53 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदर। क्या कहलाता है? उदर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 54, पेप्टिक अल्सर का कारण होता है। तो पेप्टिक अल्सर का कारण क्या होता है? उच्च वसायुक्त आहार या तनाव या आनुवंशिक प्रभाव या हेलिकोबैक्टर पाइलोर जीवाणु संक्रमण? तो क्या होता है भाई? जल्दी से आप लोग बताइए क्या होता है? सभी बहने कमेंट करें। पेप्टिक अल्सर का कारण होता है तो पेप्टिक अल्सर का कारण क्या होता है? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु संक्रमण होता है। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर डी।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। काइम को कहते हैं, तो काइम को क्या कहते हैं? मुंह में भोजन, उदर में भोजन, आंत में पहुंचा भोजन या मलाशय में पहुंचा खाद्य पदार्थ। तो काइम को कहते हैं, तो काइम को क्या कहते हैं भाई? बताइए जल्दी से। काइम को क्या कहते हैं? तो उदर में भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदर में भोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56। एनाबालिज्म का अर्थ है, एनाबालिज्म का अर्थ है तो क्या है? एनर्जी का संग्रहण है, एनर्जी का टूटना, एनर्जी का पानी में मिलना या एनर्जी का बदलना। तो एनाबालिज्म का अर्थ है, तो एनाबालिज्म का अर्थ क्या होगा भाई? तो एनाबालिज्म का एनर्जी का संग्रहण हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान। बताइए तो शांति वाजपेयी जी। गलत तो नहीं हुआ बहन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 57। पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा है? तो क्या एस्करिसिया कोलाई है, स्टेप्टोकोकाई है या हीलोकोबैक्टर पाइलोरी है या कोकाई है? राइट आंसर क्या होगा बताइए? पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा है? तो पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव जो होगा वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58। पाचन तंत्र में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? अंतःग्रहण कहते हैं, प्रोणदन कहते हैं, पाचन कहते हैं या निष्कर्षण कहते हैं। तो पाचन तंत्र में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पाचन तंत्र में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं अंतःग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःग्रहण कहते हैं। राइट आंसर होगा वन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 59। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं जो जठर रस में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करती हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? क्या नेक सेल कहा जाता है, म्यूकस सेल कहा जाता है, चिप सेल कहा जाता है, भित्ति सेल कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? जल्दी से आप लोग बता दीजिए तो उसको क्या कहा जाता है? सभी बहनें कमेंट करें, बताइए। जठर रस ग्रंथि की कोशिकाएं जो जठर रस में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करती हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है भाई? तो उन्हें कहा जाता है भित्ति सेल कहा जाता है। क्या कहता है? भित्ति सेल कहा जाता है। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 60। आंत के आसन्न अधिक दूरवर्ती भाग में आंत के हिस्से का इन्वेजिनेशन या टेलीस्कोपिंग करने से यांत्रिक रुकावट निर्माण होती है उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? स्वानुशीलन कहा जाता है, सिंहस्त्रास्पृंग रोग कहा जाता है, नाड़ी अवरुद्ध कहा जाता है या आंत शोथ कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? आंत के आसन्न अधिक दूरवर्ती भाग में आंत के हिस्से का इन्वेजिनेशन या टेलेस्कोपिंग करने से यांत्रिक रुकावट निर्माण होती है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्वानुशीलन कहा जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। सिस्टिक फाइब्रोसिस में पाचन तंत्र का कौन सा अंग सम्मिलित होता है? तो क्या अग्नाशय सम्मिलित होता है, छोटी आंत, भोजन नलिका या आमाशय? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में पाचन तंत्र का कौन सा अंग सम्मिलित होता है ना? तो कौन सा अंग सम्मिलित होता है भाई? तो अग्नाशय सम्मिलित होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कैंसर नहीं है? क्या ग्लूकोमा नहीं है, ल्यूकेमिया नहीं है, कार्सिनोमा नहीं है या सार्कोमा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग कैंसर नहीं है ना? तो कौन सा रोग जो है कैंसर नहीं है भाई? तो 62 नंबर का राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो ग्लूकोमा नहीं है, ग्लूकोमा ना, ग्लूकोमा नहीं है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 63 को। नेसोगैस्ट्रिक नली की लंबाई के लैंडमार्क हैं, तो क्या है? नाक एपिगैस्ट्रियम या ट्रैग एपिगैस्ट्रियम या नाक ट्रैग एपिगैस्ट्रियम या मेमेरी रेखा एपिगैस्ट्रियम? तो राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहनें कमेंट करें। नेसोगैस्ट्रिक नली की लंबाई के लैंडमार्क हैं, तो क्या होगा 63 नंबर क्वेश्चन का? तो इसमें हो जाएगा नाक ट्रैग एपिगैस्ट्रिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 64। कोशिकाओं के असामान्य विकास की विशेषता
वाले रोग को एक समूह जो आंत्र ऊतकों और यहाँ तक कि दूर के अंगों पर आक्रमण करने से सक्षम है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उच्च रक्तचाप कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है, परिहद धमनी रोग कहा जाता है या मधुमेह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? कोशिकाओं के असामान्य विकास की विशेषता वाले रोग को एक समूह जो आसंत्र ऊतकों और यहाँ तक कि दूर के अंगों पर आक्रमण करने में सक्षम है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है भाई? सभी बहनें कमेंट कर दें। तो उसको कहा जाता है कैंसर। क्या कहा जाता है? कैंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 65। मोटापे के प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित सभी हैं सिवाय, सिवाय शब्द को ध्यान दीजिएगा। मोटापे के प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित हैं। क्या? हाइपर लिपिडेमी या ग्लूकोज असहिष्णुता, अल्प रक्तचाप या हृदय धमनी रोग। तो राइट आंसर क्या होगा? मोटापे के प्रतिकूल प्रभाव। तो मोटापे के प्रतिकूल प्रभाव पूछा है तो वो भी सिवाय, तो किसको छोड़ करके मोटापे के सभी प्रतिकूल प्रभाव है भाई? तो राइट आंसर क्या होगा 65 नंबर का? तो 65 नंबर का तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अल्प रक्तचाप होगा। क्या हो जाएगा? अल्प रक्तचाप। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 66। मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को सर्वप्रथम खोजा था। तो किसने खोजा था? मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को सर्वप्रथम खोजा था। तो किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रास ने या वान वियर ने या एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या सैली ने। तो किसने खोजा था भाई? मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को सर्वप्रथम खोजा था। तो किसने खोजा था भाई? 66 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो खोजने वाले थे रोनाल्ड रास थे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 67। मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? क्या गैसों का मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या छोड़ता है भाई? मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, क्या छोड़ता है? बताइए जल्दी से। मानव श्वसन में क्या छोड़ता है भाई? 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। 67 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए, बहुत सोच समझ के लगाइए। गैसों का मिश्रण होगा ना? क्या होगा? गैसों का मिश्रण होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के थ्रू लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, गैसों का मिश्रण हो जाएगा। ठीक ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे क्या कहते हैं? गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे उसको क्या कहते हैं? क्या लार्सिक कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, टेस्टेरोन कहते हैं, एडम का सेब कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं भाई? 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडम का सेब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम का सेब। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बहन। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिया है? बहुत जल्द इस क्लास को खत्म किया जाएगा हम लोग ने, ठीक ना? क्लास को बहुत जल्द से खत्म किया जाएगा भाई, ज्यादा टाइमिंग नहीं लेते हुए क्वेश्चन को पढ़िए। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि शरीर का रचनात्मक भाग है, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं या तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। बताइए। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि, तो शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक है क्योंकि भाई बताइए क्यों आवश्यक है? बताइए। तो ये है जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के लिए आवश्यक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 70। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है? तो क्या 30 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर या 62 डिग्री सेल्सियस पर? तो किस ताप पर जो है एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं भाई? बताइए जल्दी से। तो ये होते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 71। सभी बहने पढ़े क्वेश्चन नंबर 71 को। क्या दिया है भाई? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 पूछ रहा है कि पित्त का निर्माण होता है तो रक्त में होता है, यकृत में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है या कोलेस्टिकाइन में होता है? कोलिस्टिस्टोकाइनिन में होता है। किस में होता है भाई? पित्त का निर्माण किस में होता है? तो पित्त का निर्माण होता है यकृत में। किस में होता है? यकृत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 72। मानव शरीर में दंतवलक इनेमल ना, मानव शरीर में क्या दंतवलक होते हैं या हड्डी, उपस्थि, मांसपेशी? तो मानव शरीर में क्या हो इसमें लगाया जाएगा? राइट आंसर क्या होगा बताइए?
मानव शरीर में होते हैं भाई। तो 72 नंबर क्वेश्चन का इसमें लगा दीजिए दंतवलक इनेमल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 73। एंजाइम क्या होते हैं? क्या स्टेरॉयड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं या लिपिड होते हैं? तो एंजाइम क्या होते हैं भाई, बताइए जल्दी से। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए क्वेश्चन नंबर 74। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? क्या रक्तचाप, सांस गति, हृदय की धड़कन, इनमें से कोई नहीं? तो नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। तो नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है भाई? तो ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 73 74 हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 75 बहुत जल्द इस क्लास को खत्म करना है, ठीक ना। क्लास को आप लोग देखते ही क्वेश्चन को आप लोग लगाइए। ये नहीं कि आप लोग देरी देरी में आप लोग 2-2 मिनट में इसको हल करेंगे। क्वेश्चन कीजिए 75 नंबर। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? क्या शिराएं, धमनियां, कोशिकाएं या ये सभी? मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो कौन करता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। इसमें 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो शिराएं हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 76। ऐसे न्यूरॉन जो एसिटाइलकोलाइन का स्त्रवण करते हैं उन्हें कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एड्रीनिर्जक कहते हैं, कोलिनिर्जक कहते हैं, प्रीगैनिक्लियानिक कहते हैं या उपरोक्त में कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऐसे न्यूरॉन जो एसिटाइलकोलाइन का स्त्रवण करते हैं उन्हें कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं भाई? 76 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो उसे कोलिनर्जिक कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 77। कपाली तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं? जोड़े में बताना है। कपाली तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं? क्या 122, 20, 12, 14? तो कपाली तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं भाई? तो 77 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो कपाली तंत्रिकाओं के जो कुल जोड़े होते हैं वो 12 होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए क्वेश्चन नंबर 78। देखने दृष्टि के कार्य में तंत्रिका सहायक होती हैं? क्या आल फैक्ट्री, फेशियल, ऑप्टिक या कास्टिक? तो राइट आंसर क्या होगा? देखने की दृष्टि के देखने के कार्य का में तंत्रिका सहायक होती है। देखने के कार्य में तंत्रिका सहायक होती है। तो देखने के कार्य में तंत्रिका कौन सहायक होती है भाई? कौन सहायक होती है? तो इसमें होगी ऑप्टिक हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 79। मधुमेह मेलाइटिस आमतौर पर निम्न द्वारा पहचाना जाता है? क्या श्वेत मेह द्वारा, उच्च SGPT द्वारा, शर्करा मेह द्वारा या मूत्र में यूरिया? राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। मधुमेह मेलाइटिस आमतौर पर निम्न द्वारा पहचाना जाता है। तो मधुमेह मेलाइटिस किसके द्वारा पहचाना जाता है भाई? मधुमेह मेलाइटिस जो पहचाना जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 79 नंबर का? तो 79 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा शर्करा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शर्करा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 को पढ़िए। विल्सन रोग की विशेषता है? तो विल्सन रोग की क्या विशेषता है? क्या श्वसन कठिनाई, जिगर, गुर्दे और मस्तिष्क में तांबे का संचय, ऑप्शन सी या अंग का अनुचित विकास, इनमें से कोई नहीं? तो विल्सन रोग की विशेषता है। तो विल्सन रोग की विशेषता क्या है भाई? 80 नंबर क्वेश्चन का सभी बने कमेंट करें। तो विल्सन रोग की विशेषता है जो जिगर, गुर्दे और मस्तिष्क में तांबे का संचय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन नंबर 81। इनमें से क्या संचार के नोड एक गैर मौखिक संद नहीं है? इनमें से क्या संचार के नोड में एक गैर मौखिक संदेश नहीं है? तो क्या नहीं है? स्वर और आवाज का पिच, चेहरे के भाव, इशारा, भाव प्रदर्शन या छूना? राइट आंसर क्या होगा? इनमें से क्या संचार के नोड में एक गैर मौखिक संदेश नहीं है? तो गैर मौखिक संदेश कौन सा नहीं है भाई? तो स्वर और आवाज की पिच। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद क्वेश्चन नंबर 82 पे चलिए।
क्वेश्चन नंबर 82 क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 82 को। ब्लाइंड स्पॉट किस रूप में जाना जाता है? क्या मैक्यूला लुटिया के रूप में, ऑप्टिक डिस्क के रूप में, फोविया सेंट्रिलिस के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो ब्लाइंड स्पॉट किस रूप में जाना जाता है? तो ब्लाइंड स्पॉट जो जाना जाता है वो किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ऑप्टिक डिस्क के रूप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियों कहाँ होती हैं? क्या लिम्ब में, दिमाग में, दिल में, या जुबान में? तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा भाई? एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो अनैच्छिक पूछा है ना, तो 83 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए? अनैच्छिक। राइट आंसर क्या होगा भाई? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 83 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, दिल में ना। क्या होती है? दिल में। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 84, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या अग्नाशय है, पीयूष है, यकृत है, या थायराइड है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताइए? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है भाई, तो सबसे बड़ी ग्रंथि इसमें से कौन सी है? तो 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 85, क्लोरीनीकरण के 1 घंटे के बाद उपलब्ध होने वाली मुक्त क्लोरीन है तो कौन सी है? 5 ग्राम प्रति एक, 1 ग्राम प्रति एक ना, 0.5 ग्राम प्रति एक और 1 ग्राम प्रति एक। तो राइट आंसर क्या होगा? क्लोरीनीकरण के 1 घंटे के बाद उपलब्ध होने वाली मुक्त क्लोरीन है तो कौन सी है भाई? तो 85 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5 ग्राम प्रति 1। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी तपेदिक रोधी दवा 8वें कपालिक तंत्रिका को क्षतिग्रस्त करती है? तो कौन करती है भाई बताइए जल्दी से? क्या इनोजिड जिड करती है, या प्रोसिमाइनोसोलेसिस एसिड करती है, या इथुम्बटोल हाइड्रोक्लोराइड करती है, या सिट्रोमाइसिन करती है? तो कौन सी करती है भाई? 86 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन करती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? क्या काली खांसी, टाइफाइड, मलेरिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है भाई? सभी बहनें कमेंट करें, जल्दी से कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? तो कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु से नहीं होता है भाई? तो 87 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई बताइए जल्दी से? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, बताइए जल्दी से। तो इसको क्या राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 87 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलेरिया। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 88, वायरस के विकास के लिए की आवश्यकता होती है? तो किसकी? जीवाणु की, पौधों की, जानवरों की, या जीवित कोशिकाओं की? तो वायरस के विकास के लिए की आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है भाई? वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अपना स्कोर सभी बहने काउंट करते चले, अपना स्कोर आप लोग काउंट करते चलिए। 88 नंबर क्वेश्चन हो गया, 89 नंबर पे चलिए, 1 घंटा के अंदर खत्म कर देंगे कि नहीं खत्म कर देंगे? चलिए देखते हैं। 89 नंबर को पढ़िए। जीवाणु प्रयोगशाला में नियमित ऑटोक्लेव के लिए नियोजित तापमान और समय का मानक तो कितना है भाई? 105 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए, 132 डिग्री सेल्सियस 8 मिनट के लिए, 140 डिग्री सेल्सियस 25 मिनट के लिए, 110 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए। राइट आंसर क्या होगा? जीवाणु प्रयोगशाला में नियमित ऑटोक्लेव के लिए नियोजित तापमान और समय का मानक है तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 89 नंबर का। तो 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 90, स्कोर अपना काउंट करते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का स्कोर आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। किसके अतिरिक्त सभी हल्के सूक्ष्मदर्शी के भाग हैं? क्या कंडेंसर, आईपीस, कवर स्लिप, सतही स्लाइड, या ऑब्जेक्टिव लेंस? राइट आंसर क्या होगा? किसके अतिरिक्त सभी हल्के सूक्ष्मदर्शी के भाग हैं? तो किसके अतिरिक्त पूछा है ना, तो सभी हल्के सूक्ष्मदर्शी के भाग हैं। तो 90 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो कवर स्लिप सहित स्लाइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 91, हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं तो क्या कहते हैं? नीले कहते हैं, आलिंद कहते हैं, ए और ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं, तो हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बताइए? आलिंद कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 92, रक्त का कार्य है तो रक्त का कार्य क्या है? क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति,
वृद्धारकों को ले जाना, ए तथा बी दोनों इनमें से कोई नहीं। रक्त का कार्य है, तो रक्त का कार्य क्या है भाई? 92 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिए। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति भी है, वृद्ध कारकों को ले जाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 92 का ना। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया? यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह के अंतर्गत आता है? यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह के अंतर्गत आता है भाई? कि ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह के अंतर्गत आता है भाई? तो किस रक्त समूह के अंतर्गत आता है? 93 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह के अंतर्गत आता है? बताइए संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी जी। बहुत फास्ट कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, तुरंत उड़ा दीजिए। इतना समय नहीं लेना है भाई, इसलिए मैं समय नहीं दिया हूँ आप लोगों को। इसको बताइए 93 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओ निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ निगेटिव। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 94। रक्त का कार्य है कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, शरीर में सभी भागों में पोषक तत्व को ले जाना, सी संक्रमण के स्थानों के लिए प्रतिरक्षों को ले जाना। ऑप्शन डी दिया उपरोक्त बिल्कुल विकल्पों में सभी। राइट आंसर क्या होगा? रक्त का कार्य है। बताइए जल्दी से, रक्त का कार्य क्या है? 94 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। तो रक्त का कार्य क्या होगा? क्या? कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, शरीर में सभी भागों में पोषक तत्व ले जाना, संक्रमण के स्थानों से के लिए प्रतिरक्षा को ले जाना। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? 94 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए 1 घंटा हो गया भाई, 2-3 मिनट में इसको खत्म कीजिए। हीमेटोलॉजी का अध्ययन है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन है क्या? हड्डियों का अध्ययन है, रक्त का, दिल का, गुर्दे का? तो हीमेटोलॉजी का अध्ययन है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, हीमेटोलॉजी का अध्ययन है भाई। तो हीमेटोलॉजी का अध्ययन क्या है? 95 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 95 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्त। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 95 के बाद क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 को पढ़िए। लाल रक्त कणिकाओं का सामान्य व्यास होता है, तो कितना होता है? 6 से लेके 7 यूएम तक होता है। 7 से 8, 8 से 9 यूएम तक, और 9 से 10 यूएम तक। राइट आंसर क्या होगा? लाल रक्त कणिकाओं का सामान्य व्यास होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का सामान्य व्यास कितना होता है? तो 7 से 8 यूएम तक होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 97 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 97 पढ़िए। शरीर की सबसे बड़ी सीरम झिल्ली कौन सी है? क्या पेरिटोनियम है, म्यूकोसा है, सेरोसा है, या सब म्यूकोसा है? राइट आंसर क्या होगा? शरीर की सबसे बड़ी सीरम झिल्ली कौन सी है? मैं आप लोगों को समय नहीं दिया हूं क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन को देखिए, तुरंत कीजिए। आप लोग सब क्वेश्चन पढ़ चुकी हैं, क्वेश्चन को देखिए, तुरंत कीजिए भाई। टाइम नहीं है आप लोगों के पास, इतना टाइम आप लोग लेंगी? 1 घंटे के अंदर इसको खत्म करना था, लेकिन 1 घंटा 1-2 मिनट हो गया। बताइए शरीर की सबसे बड़ी सीरम झिल्ली कौन सी है? 97 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो सीरम झिल्ली पेरिटोनियम है। क्या है? पेरिटोनियम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 98। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? क्या केंचुआ में, मेढक में, हाइड्रा में, या मीन में? तो किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है भाई? किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? तो किस में नहीं होता है भाई? 98 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो हाइड्रा में। हाइड्रा में जो है रुधिर नहीं होता है, लेकिन श्वसन होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 99। छोटी आंत में शामिल नहीं है, तो छोटी आंत में क्या शामिल नहीं है? क्या जेजुनम नहीं है, ड्यूडेनम नहीं है, इलियम नहीं है, या सीकम नहीं है? तो छोटी आंत में शामिल नहीं है, तो छोटी आंत में क्या शामिल नहीं है? जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। सभी बहनें कमेंट करें, छोटी आंत में क्या शामिल नहीं है? सभी बहनें कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, और कौन है भाई? हमारी बहन है। सभी बहनें कमेंट कर दें कि छोटी आंत में शामिल नहीं, इसमें से क्या होगा? कौन एक ऐसा ऑप्शन लगा दिया जाए कि जो छोटी आंत में शामिल नहीं है? बताइए आप लोग को। चाहिए मैं समय देता हूँ इसमें करने के लिए, 5-10 सेकेंड का समय देता हूँ। करिए, छोटी आंत में क्या शामिल नहीं है? बताइए जल्दी से, छोटी आंत में क्या शामिल नहीं है भाई? तो छोटी आंत में जो शामिल नहीं है वो क्या शामिल नहीं है? तो सीकम नहीं शामिल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 100। एजेंडा 2030 के तहत कुल कितने सतह विकास लक्ष्य एसडीएस निर्धारित किए गए हैं?
एजेंडा 2030 के तहत कुल कितने सतत विकास लक्ष्य SDGs निर्धारित किए गए हैं? तो कितने निर्धारित किए गए हैं भाई? एजेंडा 2030 के तहत कुल कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? क्या 10, 15, 17, 21? कितना होगा? जल्दी से आप लोग बताइए कितना हो जाएगा? एजेंडा 2030 के तहत कुल कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं भाई? तो 100 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 17 किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। कितना समय लगा हम लोगों को? 1 घंटा 3 मिनट लगा। 100 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। ठीक, इसको दोबारा से पढ़िए, 2 घंटे में अंदर आप लोग फिर दोबारा रिवीजन कर लीजिए। 100 क्वेश्चन आप लोग के रेडी हो जाएंगे। यहीं पे एक बात समझ लीजिए, मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ। जाइएगा मत क्लास छोड़ के, जो जाएगा उसको दिक्कत होगी। क्वेश्चन जो छोड़ के जाएगा क्लास उसको दिक्कत होगी, इस बात को मानिए हमारी। देखिए बहन, मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूँ, ठीक ना। क्या आप लोगों को बताना था अभी मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। इस पे बता दे रहा हूँ पेज पे कितने क्वेश्चन किए, बात सुन लीजिएगा, दिक्कत होगी आप ही लोगों को। मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन किए? 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन हम लोग किए। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में किसी भी बहन को डाउट हो कमेंट कीजिए। 1 घंटे 3 मिनट में हम लोग 100 क्वेश्चन किए हैं। 100 क्वेश्चन में कितने आप लोग फास्ट कर पाई हैं कि नहीं कर पाई हैं, मैं देखना चाहता था कि आप लोग फास्ट कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं। मेरे करने का जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करने का ये लक्ष्य था कि क्वेश्चन देखते ही आप लोग उड़ा पा रही हैं कि नहीं, इसको कर पा रही हैं कि नहीं, कि सोचते ही रह जा रही हैं। तो 100 क्वेश्चन में कितना आप लोगों का स्कोर आया, इसको तुरंत बताइए। 100 में स्कोर कितना आया? 100 में 100 आ गया, या 100 में 90, 80, 95 कितना आया? सभी बहने कमेंट करके बताएंगे। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, और कौन है भाई? विक्रम जायसवाल। सभी बहने कमेंट करें। रश्मि सोम जी कमेंट करें। सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने क्या क्वेश्चन को तुरंत कर पाई, कि आप लोग करते ही सोचते ही रह गई, तब तक आंसर आप लोगों को मिल गया। सोचना नहीं है, आप लोग अपने क्वेश्चन को 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के अंदर, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के अंदर पढ़ते ही कर पा रही थी कि नहीं कर पा रहे थे, इसको बताइएगा। और 100 में आप लोगों के स्कोर कितने गए, इसको जरूर बताइएगा। एक बात। दूसरी बात कि इस समय आप लोगों को क्लास मिली है 7 बजे। 7 बजे आप लोगों को क्लास मिल गई, तो 7 बजे से जब आप लोग पढ़ना शुरू किए हैं तो आप लोगों को कितना टाइम लगा है? 1 घंटा लगा है 6 मिनट। 1 घंटा 6 मिनट जब आप लोगों को लग गया है, तो आप लोग यानी कि 8:06 या 8:10 पर इस क्लास को आप लोग खत्म कर ली, ठीक ना। 8:10 पर आप लोगों ने इस क्लास को खत्म कर लिया। अभी आप लोगों को जाना नहीं है, हमारी बात को सुन लीजिए। अभी आप लोगों को क्लास में एक और दे रहा हूं। आप लोगों को क्लास कितने बजे मैं दे दूं? आप लोगों को मैं क्लास एक और दे रहा हूं। कितने बजे रुके दे रहा हूं? टाइम थोड़ा हमको सोचने के दीजिए, कितने टाइम में आप लोगों को क्लास दे दूं। आप लोगों को मैं एक क्लास दे रहा हूं 11 बजे ना। एक क्लास मैं दे रहा हूं 11 AM पे। इस 11 AM पे एक क्लास कीजिए, ठीक ना। 11 AM पे आप लोगों को एक क्लास मिलेगी। 11 AM पे आ जाइएगा क्लास में। 11 AM पे आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। नोटिफिकेशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको चेक कीजिएगा। 11 AM पे एक क्लास अभी और मिलेगी। इसको जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पा रही थी कि नहीं कर पा रही थी। इसको सभी बहनें बताएंगी कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कितने को आंसर आ रहे थे, आप करने वाली थी, बोलने वाली थी, तब तक आंसर उसको मिल गया। इस सब आप लोग बताएंगे, सभी बहनें बताएंगे हमको कमेंट करके। 11 AM पे एक क्लास और मिलेगी अभी। 11 AM पे सभी बहनों को आना है, ठीक ना। अब बहन मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूँ, ठीक। क्लास को समाप्त किया जा रहा है यहीं पे। आप लोगों को करना क्या है, क्लास अगर हमारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा। मेरे फास्ट चलने का मतलब ये था बहन कि आप लोग क्वेश्चन को देख करके कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं, कितने क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो सब एक तरह से मानिए तो आप लोग सब क्वेश्चन को की हैं, लेकिन आप लोग कर पा रही थी कि नहीं कर पा रही थी, बस मैं यही चेक कर रहा था कि आप लोग कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं। सारे क्लास से फास्ट हम लोग 100 क्वेश्चन किए हैं 1 घंटे 3 मिनट में। 1 घंटे 3 मिनट में 100 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, यानी कि 60 यानी 63 मिनट में हम लोग 100 क्वेश्चन किए हैं। तो आप लोग कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, इसको हमको बताइएगा ना। ये मेरे फास्ट चलने का कोई मतलब ये नहीं था कि मैं फास्ट चल के खत्म कर रहा था, बस ये देख रहा था कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, बस ये चेक करने के लिए, ठीक ना। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर कीजिएगा। जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक बात आप लोग और क्या बताना था आप लोगों को बहन, हाँ स्कोर अपना जरूर बताइएगा। स्कोर सभी बने बताएं भाई, स्कोर आप लोग नहीं बताती हैं, स्कोर अपना बताइए। और कौन है? बीबा जी। बीबा जी आप बहन, आपको देखे मैं स्कोर तो आपका 97 नंबर आया था। तो 97 नंबर आया तो नंबर तो ठीक है, नंबर तो ठीक है भाई, आपका नंबर तो ठीक है। क्या बात है, आपको वेरी वेरी गुड दे दूं क्या? वेरी गुड दे देता हूँ। तीन तीन क्वेश्चन क्यों गलत हुए? 3 क्वेश्चन कैसे गलत हो गए? 3 क्वेश्चन को चेक कीजिए।
3 क्वेश्चन कैसे गलत हुए बहन? एग्जाम हॉल में जाने से पहले 3 क्वेश्चन चेक कीजिए क्यों गलत हो रहे हैं। 3 क्वेश्चन क्यों गलत हुए? विभा जी बहन 3 क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई। और संगीता पटेल जी आपके भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। 98 नंबर आए थे, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। कैसे गलत हो गए? 2 क्वेश्चन आपके कैसे गलत हो गए? क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको नोट कीजिए, 2 बार 3 बार पढ़िए। ठीक, एग्जाम हाल तक जाने जाए तब खुद आप लोग मास्टराइन हो जाएंगी। डॉक्टराइन तो बाद में होगी, मास्टरें हो जाएंगी इसके बारे में। ठीक ना, क्लास के बारे में। अच्छा चलिए ठीक है बहन, क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। 11 AM पे मैं आप लोगों को एक और क्लास दे रहा हूँ। 11 AM पे एक और क्लास दे रहा हूँ। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा प्यारा सा, नहीं अच्छी लगी तो आप लोग को जो मन करे वो लिख कर जा सकती हैं। ठीक, चलिए बहन, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। मिलते हैं बहन ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।